हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए या यूपीएससी या नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 74 है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बताना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी का हमारा बैच शुरू हो चुका है। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है लखनऊ के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो यूट्यूब पे फ्री है, वो चलती रहेगी। तो आज हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ का। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि यू हैव टू नो बोथ द लैंग्वेज, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी। तो आपको दोनों भाषाओं पे थोड़ी बहुत कमांड तो होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। और हमारा ये जो क्वेश्चन सेट है वो भी बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में हम समझाते हैं, ताकि जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है, दोस्त हु हैव प्रिपेयर्ड या स्टडीड इन इंग्लिश, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो हिंदी माध्यम से हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और इससे फ़ायदा भी होता है, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों को जानते रहेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज की वजह से आपके सही हो जाएंगे, दोनों भाषाओं पे कमांड होने की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट। निम्नांकित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया कि आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो यूजुअली नहीं सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते। यूजुअली ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल भी होते हैं, तो कई बार अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो तमाम सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो आप सही कर पाएंगे। तो लेट्स read it in English too. Who among the following thinkers defines freedom as non-interference and considers the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of people rather than promote happiness? तो कौन है ऐसा? हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। J.S. Mill, कार्ल पॉपर, हेनरी सिडविक, फ्रेडरिक है। J.S. Mill, कार्ल पॉपर, हेनरी सिडविक, फ्रेडरिक। तो इन चारों में से कौन हो सकता है? अब देखिए क्वेश्चन को ऊपर ध्यान से देखना, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना है। नॉन इंटरफेरेंस की बात कौन कर रहा है? तो नॉन इंटरफेरेंस की बात करेंगे ये लिबरल होंगे। अब दूसरी चीज़, दूसरा फैक्टर जो वेरिएबल है कह सकते हैं इस क्वेश्चन का, वो क्या है? चिंताजनक पीड़ा को कम करना, खुशी से अधिक। तो खुशी की बात कौन करता था? यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी। कौन थे उपयोगितावादी? सिद्धांत किसने दिया? बेंथम ने। तो उन्हीं के जो शिष्य थे J.S. मिल, उन्होंने इसको रिफ्यूट किया है। तो कह रहे हैं कि खुशी से ज़्यादा जरूरी चीज़ है पीड़ा को कम करना और स्वतंत्रता, नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। ये दोनों ही चीज़ें कौन कहता है? तो हमने अभी हिंट दे दिया आपको, J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, इनका आइडिया, और अपने आप को यूटिलिटेरियन जो उपयोगितावादी ही कहते हैं, लेकिन जो भी जितने भी आइडियाज़ देते हैं वो मॉडर्न आइडिया जो लिबरल आइडिया है उससे काफ़ी क्लोज है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य अपनी बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स आर फ्री फॉर देयर बॉडी, थॉट, अपने बॉडी पे, विचार पे बिल्कुल फ्री है। कोई दूसरा उसको कंट्रोल नहीं करेगा, कब उठेगा, कब सोएगा, क्या खाएगा, ये सारी चीज़ें उसकी फ्री रहेगी। अंटिल कि अब वो किसी दूसरे को मार के खाएगा तो एक अलग चीज़ है, तो वहाँ पे तो टोकना पड़ेगा स्टेट को। लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज़ में स्टेट इंटरफेयर ना करे, ये J.S. मिल का कहना था। तो लिबर्टेरियन है, लिबरल आइडिया देते हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म का जो आइडिया है कि जो प्लेजर और पेन में सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, वहाँ पे कहते हैं प्लेजर से ज़्यादा जरूरी चीज़ है पेन को कम करना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हमने देख लिया, बस था। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करती है?
तो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि केट मिलेट, थॉमस हॉब्स, ईदा बर्डले और रूसो। तो अगर शुरुआत में पूछें कि सबसे पहले कौन बोलता है तो बहुत आसान हो जाएगा, थॉमस हॉब्स इसका सही आंसर है। लेकिन बाद में अगर देखें तो ईदा बर्लिन भी बोलती हैं कि ऐसा है, लेकिन मेजर भी अगर देखा जाए दोनों नाम है, इसलिए हम यहाँ पे थॉमस हॉब्स को सही मान रहे हैं। तो इन्होंने अपने लेवियाथन या दूसरी बुक्स के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कौन है। टैडपोल फिलॉसफी, इंग्लिश में देते हु अमंग द फॉलोइंग कास्टिगेट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज ए टैडपोल फिलॉसफी। टैडपोल, यहाँ पे मेढक दर्शन थोड़ा सा अलग हो गया है ट्रांसलेशन में। टैडपोल होता है जो मेढक का अंडे से बच्चे निकलने के बाद इस तरह से होता है और वो मछली की तरह रहता है पानी में, और धीरे धीरे जो है हजारों होते हैं, सभी जिंदा रहते हैं, हजारों की संख्या में मेढक अंडे देते हैं, उसमें से धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, पूंछ गिर जाती है, फिर ये थोड़ा बड़ा होता है और ये फिर धीरे धीरे वो मेढक के शेप में बन जाता है। तो अब यहाँ पे ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया मेढक से। बोले मेढक फिलॉसफी में जो हम सोसाइटी में जी रहे हैं, हम लोग भी एक मेढक की तरह हैं कि सब लोग बस चल रहे हैं। जैसे मेढक को नहीं मालूम हमको करना क्या है, बस वो जी रहा है, अपने आप हो रही चीज़ें और धीरे धीरे वो मेढक बन जाता है। उसी तरह से हमको भी नहीं मालूम, हम जो चल रहे हैं, सोसाइटी हमको जैसा बनाना चाहेगी वैसे हम फाइनली बन जाते हैं। आदमी अपने से अपनी जो जैसे पूंछ छोड़ रहा है तो अपनी पूंछ छोड़ता नहीं, अपने आप उसकी गल जाती। तो मनुष्य के साथ भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग से वो सोचता नहीं है, वो अपने आप ही जो सोच से चला आ रहा है बस उसी तरह से करता चला जाएगा, और हर एक चीज़ जो होता है कि उसको लग रहा है कि बाकी लोगों ने किया इसलिए हमको वही करना है। तो ये ऑलमोस्ट क्या हुआ टैडपोल फिलॉसफी की, सब लोग वही गए, हम भी यही करेंगे। अब आते हैं आंसर पे, ये किसने कहा था। चार्ल्स ने, अरिस्टोटल, फ्रेडरिक हायक, मार्था नुसबाउम, सीबी मैकफर्सन। तो इसका सही आंसर क्या है, अरिस्टोटल। सही आंसर पहला अरिस्टोटल ने मेढक जो है टैडपोल फिलॉसफी, इस तरह से भी आ सकता है टैडपोल फिलॉसफी किसने दिया, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज के समय रेलिवेंट भी है। अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली में असमानता होगी तो ये कहना कि पॉलिटिकल असमानता ना हो, इकोनॉमिक असमानता ना हो, वो चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन लेट्स रीड इट इन इंग्लिश टू। तो who among the following has given argument that any theory of justice which is silent about the inequalities within the family is an incomplete one। तो इसमें नाम है हमारे पास 4, सुसैन मोलर ओकिन, कैथरीन मैकिनमन, मार्था नुसबाउम, कार्ल पेट्रो। तो इनमें से कौन है जो आइडिया देता है। अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसा आइडिया किसने दिया है, ये है जॉन रॉल्स का, लेकिन यहाँ तो रॉल्स का नाम नहीं है, तो किसका होगा। यहाँ पे जो जॉन रॉल्स का ही आइडिया है, इसमें अलग नहीं करते हुए बोलते हैं कि फैमिली, रॉल्स भी ऐसा बोलते हैं फैमिली में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, तभी वो इक्वलिटी जो है आगे बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या है, सुसान मोलर ओकिन। ये बोलते हैं कि फैमिली के इक्वलिटी के बिना हम नहीं देख सकते, सिद्धांत अधूरा है, न्याय का हर सिद्धांत अधूरा है अगर फैमिली में इक्वलिटी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा है हमेशा वही डिसीजन लेगा और कोई मेल है इसलिए लेगा, या किसी और चीज़ के कोई बड़ी पोस्ट पे इसलिए लेगा, तो वहाँ पे अगर इनइक्वलिटी है तो सोसाइटी में भी वही इनइक्वलिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नागरिक समाज के साहचर्य को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है। माइकल वॉल्जर अपने इस नज़रिए को कहते हैं। अब ये इन्होंने दे दिया है कि जो नज़रिया है या आइडिया है या ओपिनियन है वो दे दिया, नाम भी दे दिया माइकल वॉल्जर को। अब इसमें से क्या कहते हैं आप खुद। द एसोसिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी में नीड टू बी रिफॉर्म इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप, कि जो ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है सिविल सोसाइटी का, नागरिक समाज जो है, इसके सिद्धांत जो है उसमें सुधार की जरूरत होती रहती है, हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म, एसोसिएटेड नेटवर्क, पब्लिक रीजनेबलनेस, एथिक्स ऑफ केयर। आलोचनात्मक साहचर्यवाद, साहचर्य आधारित नेटवर्क, सार्वजनिक तर्क बुद्धि, परवाह का नीति शास्त्र। उसका सही आंसर क्या है? आलोचनात्मक साहचर्यवाद, क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म, ये इसका सही आंसर है और माइकल वॉल्जर खुद ही इसको बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शब्दावली निम्न में से किस देश से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से पूछा ही जा सकता है। तो अगर हम देखें तो इसमें नाम दिया हुआ है जैक्सनियन डेमोक्रेसी, मतलब जैक्सन से रिलेटेड है। जैक्सन कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ये यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे। इनका पूरा नाम था एंड्रयू जैक्सन। और ये क्या कहते हैं, इससे पहले जो था जो एरिस्टोक्रेसी तरीके से वहाँ काम होता था कि जो एलीट क्लास था वो लोग ब्यूरोक्रेसी में होते थे और वही जो कहते प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होता था, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले सिस्टम से नहीं लड़ सकता क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता था। तो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग होते थे पुराने, वही ब्यूरोक्रेसी में होते थे और उसकी वजह से, और उसको हम क्या कहते थे? इसका एक और क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या होता था कि ये जो लोग होते थे यही ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वही बड़ी पोस्ट पे, तो ये तो परमानेंट हमेशा रहेंगे। प्रेसिडेंट तो आएगा और चला जाएगा, तो प्रेसिडेंट बोलेगा काम, अगर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे लोग हमेशा परमानेंट है तो इनको मालूम है कि आपस में नहीं लड़ना है, इनकी बात सुने या ना सुने। तो स्पॉयल सिस्टम जो है था, और ये कब की बात है? 1830s की बात। उसी समय ये जैक्सन जो थे वो बोलते कि नहीं, पब्लिक गुड में और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है और जो ये लोग हैं इनको इलेक्ट होना, इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आना चाहिए, कॉमन पीपल भी आएंगे तभी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बनेगा सिस्टम, और इससे क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो कर पाएगा। प्रेसिडेंट तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है लेकिन ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। तो कई बार भारत जैसे देश में भी होता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कई बार होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे कहना ही नहीं मानते, हमारे सुनते ही नहीं। तो क्योंकि उनको सस्पेंड किया जा सकता है मैक्सिमम, उनको टर्मिनेट नहीं किया सकता, उनको मालूम है कि कहते हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, इसलिए वो कई बार जो मिनिस्टर्स होते हैं या उनकी भी नहीं सुनते, तो मैक्सिमम सस्पेंड होंगे या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। तो जो अगर कोई ट्रांसफ़र के लिए तैयार है तब क्या कर लेंगे उसका। तो ये प्रॉब्लम अमेरिका में भी थी, तो अमेरिका में इसको धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज किया गया और सिलेक्शन प्रोसेस को भी अलग कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ब्यूरोक्रेट्स का, उसमें सिर्फ एग्ज़ाम होता है, उनका वो नहीं देखा जाता है कि पब्लिक डीलिंग कभी की है कि नहीं, या कभी किसी सोशल वर्क का काम किया है कि नहीं, या कभी एनजीओ में काम किया है कि नहीं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि नहीं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका जनता से कनेक्शन नहीं होता। आजकल जैसे यूएस में देखें तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, जिससे पता चल जाएगा कि लोगों से आप कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं। तो जैक्सनियन डेमोक्रेसी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 6 के बाद 7 पहुँच जाते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। Who among the following thinkers have described the democratic method?
as an institutional arrangement for the arriving at political decision in which individual acquire the power to decide by means of competitive struggle for people's vote। कि किसी भी चीज़ को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा के संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेते हैं कि वोट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसी तरह के वो निर्णय ले। अब मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गया है, यूएस में है तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो ऐसे डिसीजन ले जिससे जनता को ही नुकसान होने लगे या जनता का भला ना हो, मान लीजिए महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, या ऐसा कोई काम कर दे कि किसी गलत ना होते हुए भी सजा देने लगे, तो इस तरह की चीज़ें जो है जनता के नुकसान के लिए तो उस तरह का काम नहीं करेगा। और कॉम्पिटेटिव इसीलिए है कि लोगों का वोट ऐसी चीज़ें करेगा कि जो जिससे लोग खुश हो जाए। तो अब ये आइडिया है कि एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर, इस तरह का आइडिया। अब ये बोल रहे कि कौन इसको बोलता है, जोसेफ शुम्पेटर, W.C. वेल्स, टॉम बर्टमोर, कार्ल कॉर्स्की। तो सही आंसर इसका है वैसे जोसेफ शुम्पेटर, जो है डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी बात करते हैं, तो इसलिए सही आंसर इसका हो गया जोसेफ शुम्पेटर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि निम्नांकित विचारकों में से, तो देख लेते हैं कि निम्नलिखित, फिर से देखते हैं, निम्नांकित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतांत्रिकरण से है। Who among the following thinker recommend socialist pluralism, by which he means democratizing the state? तो एक तो है कि प्लूरलिज्म, लिबरल प्लूरलिज्म का आइडिया है, दूसरा तरफ सोशलिस्ट प्लूरलिज्म का आया, क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडिया था उसमें सेंट्रलाइजेशन हो रहा था कि एक जगह पावर कंसंट्रेट करेगी। तो इसके देखेंगे तो दो आंसर हो सकते हैं, एक तो एंटोनियो ग्राम्सी हो गए, क्योंकि इटली के अंदर जो थे वो जो सोवियत यूनियन का जो आइडिया था या वहाँ की जो सोशलिस्ट आइडिया था उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, एग्री नहीं करते, तो वहाँ पे पहले ये आइडिया देते हैं। बाद में जूलियस नायर भी हैं जो हैं, ये अल्जीरिया के प्रेसिडेंट रहते हैं और वहाँ से वो भी कहते हैं कि सोशलिस्ट आइडिया में प्लूरलिज्म होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, और अगर एंटोनियो ग्राम्सी नहीं है तो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है? अब देखिए, एक दलीय व्यवस्था का विरोधी है, तो एक दलीय यूरो साम्यवाद अलग तरह से काम करता है, जो यूजुअली जो एशियन साम्यवाद है, अगर चाइना के देखें या सोवियत साम्यवाद जो था उसमें सिंगल पार्टी था। यहाँ पे यूरो साम्यवाद जो है वो कहता है कि नहीं, कई पार्टी हो सकती है। यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है, ये भी सही है कि जो अधिनायकवाद जो कहते हैं डिक्टेटरशिप और प्रेरित की बात नहीं करता है। इसके अलावा बहुलवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है, ये भी देता है, सही बात है। इट स्टेट्स ऑन द नीड ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो सिंगल पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट में है तो मल्टी पार्टी सिस्टम के फेवर में होगा ही। ये श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, नहीं, ये कहता है ट्रेड यूनियंस होने चाहिए। ये किसकी तरह काम करेंगे? प्रेशर ग्रुप की तरह, दबाव समूह की तरह काम करेंगे, तो इसलिए सही है क्या हो गया, यही जो है वो यूरो साम्यवाद ये ऐसी बात नहीं करता, ये सही, इसका विरोधी नहीं है, इसका फेवर करता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नांकित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा? Who among the following coined the term deliberative democracy? जॉन रॉल्स, पीटर स्किनर, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ बेसेल। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि किसने ये टर्म लाया। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे चीज़ों को लगातार डिस्कस करके मान लीजिए कोई चीज़ इशू है कि सड़क बननी है, तो सड़क को लेके सीधे सीधे जनता वोट करेगी, वोट नहीं करेगी जो, अब ये जनता फिर से डिसाइड, मान लीजिए 5 साल के लिए चुने गए, लेकिन साल में एक बार इसका रिव्यू होगा कि जो जो काम के लिए आपने बोला था उसमें से कितने काम हो गए।
तो इस तरह की डेलिबरेटिव कि जितना आपने काम बोला था उसमें से किया कि नहीं, इस तरह का आइडिया लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आइडिया है, लेकिन इसको दिया किसने था इन चारों में से? जोसेफ बेसेट ने। जोसेफ बेसेट फर्स्ट टाइम यूज द टर्म डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की। मॉडर्न डेज में सिर्फ डेलिबरेटिव की डेलिबरेट कर सके, जो आपको बोला, जिसने आपने जो वादा किया था उसको आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को ये अधिकार है कि आपको हटा दे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से द रिवॉल्ट ऑफ द मासेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। Who among the following is the author of the Revolt of the Masses? Wilfred Pareto, Joseph Ortega y Gasset, जोसेफ सुपीटर, रॉबर्ट मिशेल। तो इसका सही आंसर क्या है? जोसेफ सुपीटर। ये फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा, रिवॉल्ट ऑफ द मासेस। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को क्लेस्टनवादी या स्पेंसरवादी माना है? तो अब जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द थॉट ऑफ जॉन रॉल्स एज ग्लैडस्टोनियन एंड स्पेंसरियन। तो अगर आपने पढ़ा हो जॉन रॉल्स को, तो जॉन रॉल्स के जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं वो कौन है? रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक उनके दोस्त भी थे, लेकिन सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं उनके। तो जहाँ रॉल्स एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक जो है लिबर्टेरियन आइडिया लेके आते हैं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म से काफ़ी मिलता जुलता है। आगे बढ़ जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें असर्शन है और रीज़न है उसका। सीबी मैकफर्सन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामीगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। सीबी मैकफर्सन कैरेक्टराइज अर्ली लिबरलिज्म एज अ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। सही है। एंड इट रिगार्ड पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जो क्या कहता है, सब कुछ अपना है, हमारा अपने पर्सनल चीज़ों के लिए। इट रिगार्ड्स द इंडिविजुअल एज अ प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन पर्सन और कैपेसिटी ओनिंग नथिंग टू सोसाइटी फॉर देम। वो सोसाइटी के लिए, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं होता। वो सही कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक इनिशियली जो लिबरलिज्म आया था उसने क्या किया कि इंडिविजुअल को इतनी अधिक पावर दे दी कि जो कलेक्टिविज्म था वो खत्म हो गया, कि आप उसको लग रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, व्यक्ति समाज से अलग है और समाज का उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली समाज के साथ बहुत सी चीज़ें करते हैं कि अगर सोसाइटी ना हो तो बहुत सी चीज़ें हम आसानी से कर लेते हैं। कि बहुत से, अगर मान लीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ लोग हैं, तो आप अपने आप सिक्योर हो गए, आपको कोई लूटेगा नहीं, भीड़ भाड़ में नहीं लूटता है, तो आप दूसरों की वजह से भी आप बचे हुए हैं। अदरवाइज आप उतना पैसा या उतना कैश या उतनी महंगी घड़ी मोबाइल लेके घूम रहे हो, कोई भी आपको लूट लेगा, सुनसान जगह पे हो बिल्कुल। तो सोसाइटी का भी तो की वजह से भी आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अर्ली लिबरलिज्म इस चीज़ में बिलीव नहीं करता था। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक-लुभान पर जोड़ था। Who among the following has given view that in the France Bonapartism was an opportunistic and populist alliance between part of bourgeois and part of the proletariat to secure legitimacy for the regime? अब ये फ्रेंड्स इसको कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं, लेनिन कहते हैं, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रॉट्स्की। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि बोनापार्ट जो फ्रांस में जो पॉपुलिस्ट अलायंस था बोनापार्टिज्म का, वो अपॉर्चुनिस्ट आइडिया था, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था की
स्थापित करना है। In which of its national congress the Chinese Communist Party announced that the objective of China's economic system was to establish a socialist market economy with Chinese characteristics। तो ये जो आइडिया है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आज के समय ही जो वहाँ की 20th कांग्रेस चल रही है और इससे पहले जो था वो कह सकते हैं कि ये किस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और अगर देखें तो राइट आंसर 13th है, लेकिन यहाँ पे 13th के बाद अगर 14th कांग्रेस में देखें तो उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 14वीं जो कांग्रेस थी ये चाइनीज़ लक्षण के साथ ही हम अपना सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी लाएंगे, जिसमें मार्केट भी होगा। जैसे इकोनॉमी में है कि किसी बड़ी कंपनी जो है, जैसे माना जाता है कि चाइना में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है। जैसे मान लीजिए इंडिया में, भारत में, क्योंकि जिस मुकेश अडानी को ले लें तो अडानी के पास जो है काफ़ी पैसा है और उन्होंने कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ा लिया, कई 100 गुना। अगर इन्हीं की कंपनी में गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर देती, आधा पैसा गवर्नमेंट को होता तो गवर्नमेंट का पैसा भी उतना ही बड़ा गुना हो जाता। तो चाइना की जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें वो पैसा लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो काफ़ी पैसा होता है, कई हज़ार करोड़ मान लीजिए लगा दिया। मान लीजिए टाटा के शेयर खरीद लिए गवर्नमेंट ने, या बाकी चीज़ों के अडानी की खरीद लिए, या तो एक तरह से उनका गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हो जाएगा, दूसरी तरफ से जो पैसा है वो भी बढ़ जाएगा। तो और चाइनीज़ इकोनॉमी इसीलिए ग्रो भी कर गई। आपने सुना होगा अलीबाबा या हुआवे या इस तरह की तमाम सारी जो कंपनियां हैं उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा देती है और वो काफ़ी बढ़ जाता है पैसा, और इससे एक तो कंट्रोल भी रहता है चाइनीज़ गवर्नमेंट का कंपनियों पे। आगे बढ़ते हैं। 16th, निम्नलिखित में से किसने थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है? Who among the following reiterating Thomas Aquinas categorically asserts that authority and power is derived from God? ये है कि कौन ऐसा है जो बोलता है कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है? एलेक्सी डे टॉकविले, या फिर लुइस गैब्रियल डी बोनार्ड, बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड डी जुवेनल। इन चारों में से कौन है? इसका सही आंसर है लुइस गैब्रियल बोनार्ड। ये जो है ये कहते हैं कि अथॉरिटी जो है और पावर जो है वो गॉड से ही सीधे डराइव की गई है, भगवान ने, ईश्वर ने ही दी है। आगे बढ़ जाते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किसने ये चेतावनी दी कि समाज के सभी प्राकृतिक प्रतिकारों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? और Who among the following thinkers warned the price of erosion of all natural authorities in society is the increasing military domination of government? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन है: एडमंड बर्ग, जोसेफ डी मेस्त्रे, पैट्रिक जेमसन एंड जेन फ्रैंको लियोटार्ड। तो सही आंसर भी यही है, जॉन फ्रैंको लियोटार्ड, क्योंकि ये फ्रेंच है तो उनका नाम जीन को जॉन फ्रैंको लियोटार्ड पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संविधान के उद्देश्य कौन से हैं? इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कहीं पूछा सकता है इसमें। तो आप पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: टू एम्पावर स्टेट, टू एस्टेब्लिश यूनिफाइंग वैल्यूज ऑफ गोल, टू लेजिटिमाइज रेजिम्स। तो एम्पावर स्टेट थोड़ा सा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पावर हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ABC, तीनों ही सही है। 18 के बाद 19 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 पे। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वो उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे? संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन हो सकता है। तो उनको अगर दे देंगे संविधान ना हो और वही लोग बनाए संविधान तो क्या करेगा?
वो मान लीजिए कि कोई संविधान ना हो, कानून आपको बनाना काम, पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना। और अगर कानून बना रहे हैं आप और अलग से फिर संविधान की जरूरत क्या है, संविधान ही तो बना रहे हैं आप। तो लेकिन बोले कि संविधान ना हो तो क्या होगा, वो अपने हित में बनाने लगेंगे, इसलिए संविधान जरूरी हो जाता है। Who among the following thinkers said that if the politicians are allowed to use their judgment, they will use their advantage to pursue their own self-interest. Government without constitution is power without right. ये कौन कह रहा है? ये इसमें देखिए डेविड ह्यूम, थॉमस पेन, जेम्स जॉल, पैट्रिक ओ हेनरी। तो इसका सही आंसर है थॉमस पेन। थॉमस पेन ऐसा कहते हैं कि संविधान के बिना जो है व्यक्ति अपने हित में ही लॉ बनाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 20th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अल्बर्ट वैन डाइस, अल्बर्ट वैन डाइसी जो है कि ब्रिटिश संविधान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और यह कानून ही है जो सभी को नियंत्रित करता है। संसद की संप्रभुता और सामान्य कानून की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान के दो आधार थे और इन सिद्धांतों पर आधारित समाज ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना और लोकतंत्र का सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना संभव बना दिया। तो इसमें से कौन सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अल्बर्ट वैन डाइसी अबाउट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नो पर्सन इज द अबव द लॉ एंड इज द लॉ दैट रूल्स ऑल। Sovereignty of Parliament and the supremacy of common law were the two pillars of the British Constitution, and the society organized on the principle made it possible to preserve political freedom and ensure the harmonious functioning of the democracy. तो सही है, दोनों ही सही है, बोथ A, 1 and 2 are correct, सही है 3। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिनॉक और स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं? तो इनमें दिया हुआ है, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक, संविधान विकास का निदेशक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन। तो राजनीतिक संगति यहाँ पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो दिया होता है संविधान में, वो क्या क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी क्या होगा, CBI होगी, CAG होगा, ये सारी चीज़ें संविधान में दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिस्ट्रेन अपॉन पॉलिटिकल पावर, कि पॉलिटिकल पावर जो सत्ता में है उसके ऊपर भी दबाव ये है कि संविधान विरोध की कुछ काम नहीं कर सकता, तो उसके दबाव नहीं, तो जो पावर में है बोले हम तो मेजॉरिटी में कुछ भी पास करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, कि किस दिशा से डेवलपमेंट होगा ये भी बताता है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट का मतलब है किसी से भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे भी कर लो, तो ये सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो सही आंसर ABC होना चाहिए, इसका सही आंसर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया? Who among the following scholars have presented the idea of delegative democracy? तो पहले तो जान लें डेलीगेटिव डेमोक्रेसी या प्रत्यायोजित लोकतंत्र है क्या, क्योंकि प्रत्यायोजित जो डेमोक्रेसी है वो इसका मतलब क्या है? अभी हमने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी देखी थी, अब इससे थोड़ा सा अलग हो गया डेलीगेटिव, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो कौन सा है? डेलीगेटिव डेमोक्रेसी यूजली ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ डेलीगेट दे दिया गया, जहाँ पे ये कह दिया गया है कि किसी को चुन लिया गया, अब उसके पास पावर है जो भी करे, क्योंकि जनता बीच बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, या जनता वहाँ की इतनी समझदार नहीं है। यूजली डेवलपिंग कंट्री में होता है, ये इन्होंने डेवलपिंग कंट्री के कहा गया है कि क्योंकि, और वो डेवलपिंग कंट्री की जनता चाहती है कि जो लीडर हो वो पावरफुल, वो जो भी चाहे वो कर ले, पावरफुल लीडर यूजली एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो मॉडर्न जो एडवांस डेमोक्रेसी है वहाँ पे क्या होता है
कि लीडर जो हो डेमोक्रेटिक हो, ऐसा ना हो कि अपने से कोई डिसीजन ले, वो सबकी सुने, सबसे जो कंसल्ट करके तब डिसीजन ले, दैट इज कॉल्ड लीडर। वहाँ पे लीडर का मतलब होता है कि सबकी सुनने वाला और डेमोक्रेटिकली जो बात आए उसको ही इम्प्लीमेंट करवाए, तो वो पावरफुल लीडर माना जाता है। जो डेवलपिंग कंट्री, वहाँ क्या होता है कि लीडर ऐसा हो जो सबको बताए क्या करना है और वो डिस्फर्म रहे कि डिसीजन ले लिया तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरह के लीडर पसंद करते हैं, तो कहते हैं वो डेलीगेटिव हो गया कि डेलीगेट्स जिस तरह भेजे जाते हैं उस तरह की डेमोक्रेसी है, ना कि उसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करेंगे। हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, जैसे हम देखें तो हमारा प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि अगर हमने MP MLA चुना है तो हमारी बात सुनेगा। लेकिन यूजली जो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी या पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है, अफ्रीका की कंट्री, वहाँ क्या होता है जो वो अपने आप को लीडर समझता है, वो जो चाहता है वो करता है और जनता की नहीं सुनता, तो वो डेलीगेटिव डेमोक्रेसी की तरह काम करते हैं। आगे तो अब इसका सही आंसर क्या है? गुलरमो ओडोनेल। गुलरमो जो ओडोनेल है ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोसेफ एलियस शुम्पीटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जोसेफ एलियस शुम्पीटर राजनीतिक व्यवहार और बाजार व्यवहार के बीच सादृश्य स्थापित करता है, जहां नेता लोगों के मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतों का वही महत्व है जो बाजार में धन का है। वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निष्क्रिय मतदाताओं के बीच विभाजन को मजबूत, कुशल सरकार और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कि ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निष्क्रिय मतदाताओं के बीच विभाजन को मजबूत, कुशल सरकार के लिए और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक सही है, इसका सही आंसर क्या है? 1। आगे बढ़ते, सॉरी इंग्लिश में ही बोल देते हैं। Consider the following statement about Joseph Elias Schumpeter. Joseph Elias Schumpeter draws an analogy between political behavior and market behavior, where leaders compete for people's vote, the vote having the same importance as money in market. He perceives the division between political activities and passive electorate as a key to strong, efficient government. तो सही आंसर है क्या? 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, 24th पे देख लेते हैं क्या है। 24th क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों, साम्यवाद और फासीवाद की तुलना में उदार लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है, क्योंकि उसमें आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। हमने कल भी फ्रांसिस फुकुयामा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें एंड ऑफ द हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसके बाद इसका कारण क्या दिया है? लोकतंत्र आज अर्थशास्त्र के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है जितना कि वह राजनीति के लिए, और इसका तात्पर्य यह है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। तो दोनों में से क्या सही है? इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फुकुयामा, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इन कंपैरिजन टू इट्स राइवल communism and fascism became apparent because it has created a better mechanism for proper recognition of ordinary people. Reason: democracy today has become as much a necessity for economics as it has been a for politics, and that implies issues of development, economic equality, civil and political rights have to be guaranteed by any government. तो दोनों सही है, ये सही है, आर भी सही है और दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ। सॉरी, 25th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेरी बैंडेड स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया? Who among the following has given the concept of stationary bandit to define autocrat? Autocrat कौन होता है? जो सारे डिसीजन खुद ले, वो डेमोक्रेटिक उसमें बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही डिसीजन ले सकता हूँ सबके बारे में,
तो इस तरह के जो आइडिया है वो ऑटोक्रेट होता है। अब ऑटोक्रेट को क्या कह रहा है कि ये बैंडिट एक तरह से डाकू हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेशनरी रुका हुआ डाकू के ऊपर, एक तो डाकू होता है लूटता भाग जाता है, यहाँ पे इसके पास सारी पावर है। ज़्यादा पावर होने से क्या होता है, वो जो चाहेगा जिसको चाहेगा वैसे लूटता रहेगा। वो किसी के फेवर में काम करेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी पावर उसके पास है। अब ये कौन कह रहा है, ये आइडिया किसका है, मैनकोर पॉलसन सेकेंड, मैनकोर पॉलसन का है ये आइडिया कि स्टेशनरी बैंडिट एंड डिफरेंट ऑटोक्रेट, कि ऑटोक्रेट जो है वो स्टेशनरी बैंडिट एक स्थिर डाकू की तरह है। अगर आप बहुत ज़्यादा सत्ता आपके पास है, बहुत ज़्यादा पावर आपके पास है, तो आप एक तरह से स्थिर डाकू हो गए हैं कि आप जो चाहे जिस समय चाहे वो कर सकते हैं। किसी के फेवर में काम करेंगे दूसरे को नुकसान होगा और एक तरह से वो आपको लूट लेगा। आप टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, कभी भी टैक्स बढ़ा दिया किसी भी चीज़ का, आप महंगाई बढ़ा के किसी भी चीज़, तो एक तरह से आप टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, लोगों की ही जेब से पैसा जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका नुकसान। तो डाकू तो कभी कभी छीनता है, आप रोज छीन जाते हैं। मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो आप जब पेट्रोल भरवाएंगे तो चला गया अपने आप ही उधर। तो ये आइडिया उनका है मैनकोर पॉलसन का। तो अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको दूसरी चीज़ें बताएं। हम पिछला जो क्वेश्चन था, पिछले जो क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, वो उसमें से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि रिवीजन होता रहे। विदाउट रिवीजन एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि तमाम सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म में कई बार कन्फ्यूज़न की वजह से भूल जाते हैं, कई बार याद ही नहीं आती हैं चीज़ें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो याद रख सकती थी, बहुत सी चीज़ें भूलेंगे, 100% कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें याद रह सकती थी वो जब भूल जाती हैं तो उसकी वजह से आपके कई नंबर कम हो जाते हैं। तो हमने कल जो पढ़ा था उसमें एंड ऑफ द हिस्ट्री हमने बात की थी कि फुकुयामा से रिलेटेड था। इसके अलावा हंटिंगटन का आइडिया क्या था, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का था। इसके बाद रियलिस्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, हैंस मॉर्गनथाउ से रिलेटेड था। और रियलिस्ट थ्योरी में इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होती है, अराजक होती है, एनार्किकल होती है। इसके अलावा हमने पूछा था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो अमेरिका की डिप्लोमेसी कैसी थी, तो गन बोट डिप्लोमेसी थी, ये भी देखा था। इसके अलावा हमने सटल डिप्लोमेसी की बात की थी, डॉलर डिप्लोमेसी की बात की थी। सुएज कनाल किसको डिवाइड करता है ये भी पढ़ा था हमने, अफ्रीका और एशिया को। इसके अलावा जो है कलेक्टिव डिफेंस की बात कौन नहीं करता है, यूएनएससी नहीं करता है, बाकी नाटो, सीटो, वार्सवा ये सब करते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन के 5 प्रिंसिपल देखे थे, उसमें से सबसे बड़ा जो था वो क्या था, नॉन रेसिप्रोसिटी का था, कि बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अब जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, जितना आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के बाकी बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका सबके साथ ये अप्रोच गुजराल ने लिखा था। इसके अलावा था कि कोई भी अपने जो कंट्री है उसको दूसरे के लिए अगेंस्ट में यूज़ नहीं करेगा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस जो एनवायरनमेंट को लेके कब हुआ था, 1972 में हुआ था। एशियान जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसमें कौन कौन कंट्री हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो इसका भी कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड 1995 में बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और किसको रिप्लेस करके बनाया था, वो था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स को रिप्लेस करके जनवरी 1, 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। भारत पाकिस्तान को कौन डिवाइड करता है, रेड क्लिफ लाइन, वो हमने बात की थी। CTBT कब UN में पास हो गया था, 10 सितंबर 1996। इसके अलावा जो था यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, 24 अक्टूबर, सबको मालूम है, सैन फ्रांसिस्को में 1945 को हुआ था, हेडक्वार्टर उसका न्यूयॉर्क में। इसके अलावा हमने
वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाला आइडिया जो था वो किसका था, वो मार्विन थाउ का कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की थी। न्यू रियलिस्ट कौन है, वो है केनेथ वॉल्स। और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट की बात की थी, सॉलिडरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें हैं। और इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये सब सेकेंड जनरेशन राइट है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीगल राइट्स की बात हमने की थी। यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो या कुछ भी बताना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन नंबर पे जो 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल thecapitalstudy20gmail.com। अगर आप PDF चाहते हैं या किसी तरह की और जानकारी चाहते हैं, कोई मटेरियल जो आप चाहते हैं हमारे पास अगर अवेलेबल होगा तो हम उसको आपको भेज सकते हैं। कोई बुक चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में तो भी हम भेज सकते हैं। तो कोई भी सजेशन हो, क्यूरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 22 में तो नहीं होगा, लेकिन इन्हीं से शुरुआत में ही 23 के शुरुआत में ही होने के चांसेस हैं। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार रिविजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।